अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 1 जुलाई 2017 ऐतिहासिक दिन था। वन नेशन वन टैक्स एक ऐसा नियम लागू हुआ, पूरे भारतवर्ष में उसको सुचारू रूप से लागू किया गया। उसका 4 साल पूरा हो चुका है और आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप जीएसटी सलाहकार हैं और बखूबी जीएसटी क्या है, क्या लाभ हैं, क्या फायदे, हम उनसे इस पर जानकारी भी लेंगे और उनसे बेहतर इसकी जानकारी मुझे लगता है गोरखपुर महानगर में और दे भी नहीं कोई सकता, क्योंकि उनकी अनुभव जो है काफ़ी विगत 20 सालों का है। उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सत्येंद्र मिश्रा जी, जुड़ते हैं और उनसे उनकी ओपिनियन लेते हैं, राय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रणव जी, और आपके प्रभा साक्षी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। 1 जुलाई 2017 को देश भर में वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी सिस्टम को लागू किया गया था। वास्तविक तौर पे जीएसटी है क्या? लोग भ्रमित हैं। जो मध्यम वर्ग है वह आज भी जीएसटी का अगर उसको पूरा उच्चारण करने को कह दिया जाए वह नहीं कर पाता है, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तविक तौर पे जीएसटी क्या है और उसके विशेष लाभ लोगों के लिए किस तरीके से उभर कर सामने आते हैं। जीएसटी का परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बातचीत की जाए तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर इसका वो नाम है। 1 जुलाई 2017 से इसका अनुपालन किया गया है। अनुपालन करते करते आज 4 वर्षों के बाद भी हमें लग रहा है कि हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो टूल्स हमको दिया गया था इसका अनुपालन करने के लिए, वो अभी भी मुकम्मल नहीं है। आए दिन इसकी समस्याएं से हम रूबरू होते रहते हैं और हम अपने पटल पे अपने संज्ञान में जो समस्याएं आती हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए भी पत्राचार और सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वर्किंग प्लेटफॉर्म इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ तक जीएसटी के अवधारणा की बात है, जीएसटी पूर्व में चले आ रहे टैक्स मूल्य संबंधित संवर्धन कर के हिसाब से ही बनाया गया है। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को लेकर उसमें वो सफल रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा थी उसमें सरकार हमारी सफल रही है। एक देश और एक कर प्रणाली, कर व्यवस्था। पहले पूर्व में देखा जाए तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कर कानून हुआ करता था। नाम तो करीब करीब कमोबेश एक ही था सभी जगहों पे, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग थी। एज ए प्रोफेशनल देखा जाए तो हमें अपनी सर्विस के एक्सटेंशन में तब प्रॉब्लम थी, समस्याएं ज़्यादा थी, क्योंकि हमें हर स्टेट के अलग अलग कानून का अध्ययन करना पड़ता था, उसका विशेषज्ञ बनना पड़ता था, तब वहाँ जाके हमें उस सर्विस को प्रोवाइड कराना पड़ता था अपने एसएससीज़ को। आज ऐसा नहीं है। आज एक कानून है, उसको पढ़ के उसकी विशेषज्ञता लेके हम अपने देश के सभी राज्यों में अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। अभी जो मूल रूप से देखा जाए तो अभी कहने के लिए है, क्योंकि समस्याएं जो हमारे इनर सर्किल की समस्याएं हैं वही दूर नहीं हो पा रही हैं, उसी से हम जूझ रहे हैं, उसी से हम आहत हैं। तो हम अपने एक्सटेंशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। अवधारणा जीएसटी टैक्स का ये है कि मूल्य संवर्धन कर रहेगा। जैसे जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। लास्ट में, अंतिम में जो उपभोक्ता है वो सारे टैक्स का भुगतान करेगा और वो उस वस्तु का या उस सेवा का उपभोग कर लेगा। टैक्स स्टेप वाइज बढ़ता है, लेकिन अंतिम कर जो निर्धारण हुआ है वो परसेंटेज पहले से डिसाइड है। पहले जीएसटी के पहले अलग अलग कानून हुआ करते थे। मनोरंजन टैक्स हुआ करता था, उत्पादन शुल्क हुआ करता था, आबकारी शुल्क हुआ करता था, जीएसटी वैट हुआ करता था और सारे टैक्स हुआ करते थे। वो उन सभी को मर्ज करके एक टैक्स, एक देश एक कर की अवधारणा को लागू किया गया, मर्ज भी किया गया। सारी सेवाओं को भी उसमें इंक्लूड किया गया। मीन्स जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं उनको, और जो सेवाओं को प्रदान करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया और टैक्स बनाया गया। कानून बहुत अच्छा है, कानून में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन इम्प्लीमेंट जहाँ करना है, जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले लोग, हमें लगता है कि वो सरकार की मंशा के विपरीत काम हो रहा है। सरकार की मंशा थी कि ये सारी जो बाधाएं हैं सर्विस के एक्सटेंशन में, वस्तुओं के व्यापार करने में, एक व्यापारी है जो उत्तर प्रदेश का है, उसको दिल्ली में व्यापार करना है, दिल्ली से व्यापार करना है, तो उसको उत्तर प्रदेश के कानून को भी और दिल्ली के कानून को भी जानना पड़ता था। कोई पूर्व में ऐसा सक्षम प्रोफेशनल नहीं था टैक्स का जो दिल्ली के भी क्षेत्र में जाके अपना वो कर सके, सर्विस दे सके और यूपी के में भी दे सके। तो दिल्ली में उसको अलग अपना प्रोफेशनल सेलेक्ट करना पड़ता था, यूपी में अलग करना पड़ता था। दोनों में तालमेल बिठाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ी समस्याएं आती थी। आज वो सभी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये ख़त्म होने में भी अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी मूल रूप से दिखती हैं। जीएसटी टैक्स जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। सरकार का ये अवधारणा थी, ये उद्देश्य था जीएसटी बनाने के पहले कि जो कर अपवंचन हो रहे हैं उसको रोका जाए, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, उसका जो कंप्लायंस हो रहे हैं, जो क्रियान्वयन हो रहा है कानून का, वो प्रॉपर हो, टू द टाइम हो। लेकिन उसमें भी थोड़ी अड़चनें हैं अभी, सरकार को उस पर गौर करना पड़ेगा। गौर करने के बाद उस सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो जो सरकार की भावना है उसको परिलक्षित होने में समय लगेगा। उसको परिलक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि दिक्कतें जो बनी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं, पिछले 4 सालों से बनी हुई हैं, उसमें अभी सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सर, आप अधिवक्ता हैं और आपके पास तमाम ऐसे व्यापारी भी आते होंगे। जीएसटी को लेकर जो आपके पास व्यापारी आते हैं, आपके अनुभव के आधार पर वो कितना खुश हैं, वो कितना जान पाए हैं इस पूरे जीएसटी प्रणाली को? जानने की बात है तो जीएसटी में अभी आप देखेंगे पिछले 4 वर्षों में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, वो इतना ज़्यादा हुआ है कि व्यापारी को तो छोड़ ही दीजिए, उसको अपना व्यापार करना है। वो व्यापार के बारे में समझे, व्यापार की कठिनाइयों को दूर करे, फंड मैनेज करे, संसाधन जुटाए और अपना व्यापार करे। अपने कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए वो अपने एंड पे अपने से योग्य एक प्रोफेशनल जो विशेषज्ञ है, जो अपने नाम के आगे विभिन्न टैक्सों के या विभिन्न एक्टों के विशेषज्ञ का वो करता है, वो जॉब करता है, उसी से पैसा बनाता है, वो अक्षम है आज की डेट में ये कहने में कि पूरी तरह से जीएसटी पे मेरा कंट्रोल है। जीएसटी पे अभी भी किसी भी प्रोफेशनल का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। उसका कारण ये है कि उसकी क्षमता पे हम सवाल नहीं उठा सकते, उसकी क्षमता है, लेकिन आए दिन ये संशोधन जो होते हैं वो प्रोफेशनल के विश्वास को कहीं ना कहीं कम करते हैं। कभी भी कोई भी प्रोफेशनल आज की डेट में पिछले 4 सालों से शुरू से लेके आज तक किसी बात को वो अपने एसएससी से, अपने व्यापारी से कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि यही होने वाला है और यही होगा, क्योंकि वो कहता है कि ये होगा, ऐसे ही आप फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट डे, अगले महीने कोई ऐसा संशोधन आ जाता है कि जो उसका अनुपालन कर रहा है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। अभी लेट फीस के बारे में ही सोच लीजिए, एक्ट आया, 1 नेशन 1 टैक्स की अवधारणा आई, खुश थे, कुछ ना खुश थे, कुछ खुश थे। गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि हम व्यापार के और सेवा के कैटेगरी को कैटेगराइज कर देंगे और उस कैटेगरी के लोगों से हम मैक्सिमम टैक्स वसूलेंगे, शार्पली वसूलेंगे। टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन हुआ, चीज़ों को मर्ज की गई। अंतिम टैक्स जो है 28% पे फिक्स हो गया। मैक्सिमम सबको लगा कि 28% टैक्स देना है। कुछ जो लग्जरियस आइटम थे, वो कॉस्मेटिक्स और सारी चीज़ें, वो सबको समझ में आ गया कि होना है। साथ में अनुपालन को टू द टाइम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया गया, वो शुरू में लग रहा था कि ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एसएससीओं की संख्या बढ़ी है, कंप्लायंस टू द टाइम करने के नाते यूज़र्स बढ़े हैं, तो इनका सॉफ्टवेयर, इनका प्लेटफॉर्म जो है वो फेल होना शुरू हो गया। शुरू के फर्स्ट महीने में ही जुलाई से जीएसटी लागू हुई, जुलाई 2017 से। जुलाई 2017 का रिटर्न अगस्त 2017 में जाना था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। एक्ट में प्रोविज़न था कि पर डे डिले सबमिशन पे 100 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। वो लगी भी, उसको वेव ऑफ तब तक नहीं किया गया जब तक कुछ लोग अपने आप को कानून के साथ, कानून के
या राष्ट्र के साथ राष्ट्र के हित में अपना अनुपालन करने के लिए लेट फीस जमा कर दिया। लेट फीस जमा करने के बाद पता चला कि गवर्नमेंट ने इस लेट फीस को काउंसिल के कहने पर, फर्स्ट मीटिंग या सेकेंड मीटिंग में काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें ये चीज़ें उठ के आई कि ये लेट फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो विचार था उसको मानते हुए गवर्नमेंट ने उस लेट फीस को कम कर दिया। उस बीच में बहुत सारे लोग लेट फीस जमा कर चुके थे, उनका लेट फीस अभी भी रिफ़ंड नहीं हुआ, ना एडजस्ट हुआ। कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। ऐसे ही समय समय पर इतने सारे बदलाव हुए हैं कि उस बदलाव के होने से पहले जो आपके प्रोफेशनल थे, जो इस पर वर्क कर रहे थे, जो गवर्नमेंट की विचारधारा से सहमत थे, टैक्स प्रणाली से सहमत थे, उनको लगता था कि रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को और रेवेन्यू आ सकता है। लोग बिच ऑफ एक्ट करते हैं, लोग एक्ट का अनुपालन सही से नहीं करते हैं। उन्होंने उनको प्रमोट किया, कराया, और बाद में पता चला कि फिर वहाँ भी चेंजेज हो गए और उस चेंजेज का लाभ उनको मिला जो उस समय पास्ट में उस कानून को नहीं मान रहे थे या उसकी अवहेलना कर रहे थे। तो जो अवहेलना कर रहा था वो समय समय पर इनके परिवर्तनों का लाभ लेके आज दूसरे को जो अनुपालन उस समय किया उसको ठगा हुआ महसूस कराते हैं, समाज में कराते हैं। आज के डेट में भी पंजीकरण की सीमा जो है, जीएसटी पंजीकरण की सीमा, वो इतना ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर का है। सारे व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं। जो रजिस्टर्ड हैं उनकी वस्तु की जो या सेवा का कास्ट है वो ज़्यादा जाता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका कम जाता है, और इसलिए वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ग्रास रूट पे होना चाहिए कि एक्ट का प्रोविजंस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सब पे लागू हो। गवर्नमेंट ने बनाया, शुरू में कैटेगराइज किया कि बड़े व्यापारी जो वेल इक्विपमेंट हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था, जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए अलग व्यवस्था, मध्यम व्यापारी अलग व्यवस्था, ये सारी कैटेगरी की गई थी। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कैटेगराइज तो हुए लोग, लेकिन छूटते गए। छूटना इसलिए था कि उनका इस एक्ट के प्रति रुझान था, शुरू में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लोग जुड़े, लेकिन कंप्लायंस की जटिलता को देखते हुए या उसमें पिसने के कारण वो इसके जीएसटी के मुंह का भंग होना शुरू हो गया। अब आज की डेट में हम एज ए प्रोफेशनल अपने व्यापारी से कहते हैं कि अगर आप वेल इक्विपमेंट हों और इसके कंप्लायंस के प्रति गंभीर हों, समय से आप अपने दस्तावेज को ऑफिस में दे सकते हों, आपके पास वेल एक्सपर्ट अकाउंटेंट हों, तब आप ये रजिस्ट्रेशन कराइए। अन्यथा आपको जो प्रोफेशनल फीस है, जो टैक्स है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी लेट फीस हो सकती है। तो सर, जो व्यापारी हैं, जो आपने भी अनुपालन की बात कही, कितना सरलीकरण हो पाया है जीएसटी अनुपालन का? यदि सरलीकरण में कुछ समस्या आ रही है तो बतौर अधिवक्ता आपके पास कुछ ऐसा सुझाव है कि हाँ, अगर जीएसटी अनुपालन को इस तरह से सरल किया जाए तो हर व्यापारी इसका लाभ उठा सकता है? जैसे मैंने कहा पहले ही कि लागू होने के फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ लेट फीस था, उसको इन्होंने समय समय पर संशोधन किया है। पहले लास्ट लिमिट टैक्स लेट फीस की नहीं थी, लेट फीस की लास्ट लिमिट भी इन्होंने लागू कर दिया है। अब मैक्सिमम 10,000 से ऊपर लेट फीस नहीं है, किसी भी मंथ में कितना भी लेट हो उसमें 10,000 की मैक्सिमम सीमा इन्होंने क्लैपिंग कर दी है। लेकिन वो भी बहुत है। व्यापारी राष्ट्र में टैक्स की अवधारणा का वही मतलब है कि जैसे एक मधुमक्खी पुष्प से रस लेकर और शहद बनाती है, ऐसी ही अवधारणा पर टैक्स कर प्रणाली लागू होनी चाहिए। लेकिन उसके कंप्लायंस को कंपेल ना करने की वजह से उसको अर्थदंड के रूप में जब पैसा देना पड़ता है और ज़्यादा देना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसको खलता है। और जब आप नेचुरल लॉ को देखते हैं तो नेचर जो है सभी के साथ सामान्य अवसर प्रदान करता है। अवसर सामान्य होता है, लेकिन उनका दंड जो है वो सामान्य नहीं होता है। गंभीर परिस्थितियों के अपराध में ज़्यादा दंड होता है, सामान्य अपराध में कम होता है। अपराध है, लेकिन अपराध की श्रेणी के हिसाब से ही दंड व्यवस्था लागू होती है। जो बड़े व्यापारी हैं, जिनका बड़ा टर्नओवर है, जो वेल इक्विपमेंट हैं, जो मैक्सिमम टैक्स देते हैं, उनके लिए कंप्लायंस जो है वो हमको आज की डेट में लगता है ठीक है, वो होना चाहिए। क्योंकि वो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अनुपालन नहीं करते हैं तो क्षति ज़्यादा होती है। और हमेशा जो है वो अच्छा, जो
टैक्स प्रणाली है वो ज़्यादा से कम की ओर आती है, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आती है। टर्नओवर बेस टैक्स इन्होंने लगाया, कैटेगराइज किया, कैटेगराइज में कंप्लायंस को भी कैटेगराइज किया, मंथली रिटर्न है, मंथली 3B है, GST R1 है, एनुअल रिटर्न है, कंपोजिट है, रेगुलर है, ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं। लेकिन इनका जो कंप्लायंस का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि सारे लोग स्मूथली उस पर जॉब कर सकें। इनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, समझ लीजिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमको लगता है, हम सबका नहीं कह सकते, हमको ये लगता है कि पिछले 4 सालों से वो ब्यूरोक्रेट्स जो GST के अनुपालन को देख रहे थे, करीब से देख रहे थे, जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि इस प्लेटफॉर्म को स्मूथली ऑपरेशनल बनाया जाए, वो पिछले 4 साल से आज भी अक्षम हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याएं इस लेवल पे बनी हुई हैं कि कभी कभी तो घंटों हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। हम अपने स्तर से उस कंप्लायंस को कंप्लीट कर लिया है, सारा डाटा हमने मैच कर लिया है, अब हमें सबमिट करना है तो वो प्लेटफॉर्म देता है कि अभी मैक्सिमम यूज़र इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूज़र्स को हम ये बाउंड नहीं कर सकते कि आप इसी समय यूज़ कीजिए। उनको फ्री छोड़ना चाहिए कि जब आप आएँ यूज़ करें और चले जाएं, क्योंकि व्यापारी को व्यापार भी करना है। प्रोफेशनल्स को एक ही व्यापारी का काम करके पूरे उसको जीविकोपार्जन नहीं हो सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को, व्यापारीज को अपने वहाँ कलेक्ट करता है, उनका कंप्लायंस कराता है और उनसे मिनिमम प्रोफेशनल फीस लेके अपना जीविकोपार्जन करता है। इससे दोनों व्यवस्थाएं छिन्न हुई। व्यापारी को अब आए दिन ये चिंता रहती है कि हमारा कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। वो अपने कंप्लायंस को लेके अपने व्यापार के विषय में नहीं सोच पाता। वो ये सोचता है कि कहीं हमें लेट फीस ना लगे, तो वो ये नहीं सोचता कि हमारा व्यापार जहाँ से हो रहा था वहाँ के अलग कहीं दूसरी जगह पे वो कच्चा माल वो या तैयार माल वो चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वहाँ से लाएं। वो ये नहीं सोच पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि जो कंप्लायंस करना है, GST का 3B भरना है, R1 भरना है या एनुअल रिटर्न बनना है, वो टाइम से गया कि नहीं गया। नहीं गया तो उसका जो महीने भर का प्रॉफिट है शायद वो लेट फीस में चला जाए। ये लेट फीस सभी के लिए है, यानी कि अगर किसी का 100 करोड़ टर्नओवर है तो उसके लिए भी वही है, किसी का 50 लाख का है तो उसके लिए वही है, किसी का 5 लाख का है तो उसके भी लिए वो कैटेगरीज होनी चाहिए। कंपोजिट स्कीम में इन्होंने अभी लाया है, कंपोजिट स्कीम की जो इंटरेस्ट की व्यवस्था थी वो करने पे अभी सॉफ्टवेयर सिस्टम चल नहीं रहा है। पिछले 7-8 दिनों से हम देख रहे हैं कि कंपोजिट का एनुअल रिटर्न जा नहीं रहा है। ऑडिट के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो ऑडिट इनकी खुल नहीं रही है। चीज़ें प्लेटफॉर्म एक्ट अच्छा है, एक्ट की अवधारणा अच्छी है, एक्ट को जिस अवधारणा से बनाया गया उसमें सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे कंप्लायंस करना था, जिसको उसे क्रियान्वयन करना था जहाँ जाके, वो 100% फेल्योर है। अब उसमें हम अगर बारीक से देखें तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग, उनसे जुड़े लोग, उनका अनुपालन कराने वाले लोग या उसके सुझाव को देने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं। देखने से लगता है ये क्या कर रहे हैं। जैसे समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, आप एक एक समस्याओं को एक एक दिन दूर करते आ रहे हैं, एक एक साल में दूर करते आ रहे हैं, तो अभी हमको लगता है कि आने वाले समय में ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। चाहिए ये था कि जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों को चेक करते हैं, और मेरिट और डिमेरिट्स को चेक करते हैं, मेरिट को बढ़ाते हैं और डिमेरिट को कम करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पहले साल, दूसरे साल, चरणबद्ध तरीके से देखा जाए तो घटी हैं, समस्याएं घटी हैं, लेकिन नई समस्याएं भी जुड़ गई हैं। अच्छाई आई है, गवर्नमेंट ने अपने, जो सरकार है वो अपनी विचारधारा को ग्रास रूट पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास में उसके ब्यूरोक्रेट्स उसको सफल नहीं होने देना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर वो देना चाहते तो ये सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी, स्मूथली वर्क होना चाहिए था। यूज़र्स चाहे जितने हों, लाखों बैठें, उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि एक साथ अगर 20 लाख लोग भी बैठें तो वो कंप्लायंस कर सकें। आज के डेट में वैसा नहीं है।
बिल्कुल, उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। थोड़ा इसको राजनीतिक पहलू से अगर देखा जाए तो 4 वर्ष के पूरे होने पर हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि टैक्स बेस तो हुआ है डबल, 8 महीने में लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू भी आया है। तो इस जो भी आपने जितनी भी बातें कही कि सुधार होनी चाहिए थी, लेकिन वो जिस परिप्रेक्ष्य में कही है कि रेवेन्यू उनको लगातार मिलते जा रहे हैं, उसको आप बतौर अधिवक्ता किस दृष्टि से देखते हैं? वो कहना, वो तथ्यों पे, आंकड़ों पे बात कर रही हैं। आंकड़ा सही है, पिछले 5-6 महीने से रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, रेवेन्यू लगातार बढ़े और स्मूथली बढ़े। पीड़ित होके हम लोगों को पीड़ित करके रेवेन्यू बढ़ाएं, ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि लोग स्वतः स्व प्रेरणा से टैक्स को डिपॉजिट करें और उससे रेवेन्यू बढ़े। उससे अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारे नेशन का जो सरकार का उद्देश्य है वो पूर्ति होती है। लेकिन दबाव में हम टैक्स जमा करते हैं, हम पीड़ित समझ होके टैक्स जमा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू बढ़ा है नो डाउट, लेकिन अन्य सारे टैक्सेस को मिलाने के बाद अगर देखा जाए और व्यापारियों की संख्या के बारे में देखा जाए, वैसे कंडीशन में हम जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की अपेक्षा कर रहे थे उतना नहीं बढ़ा है। और अभी हमने उसमें तो जो डाटा है उसको हमने बारीकी से अध्ययन नहीं किया है। अगर अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 40% 20% तो लेट फीस का होगा। तो टैक्स बढ़ना और लेट फीस दंड के स्वरूप जो पैसा कलेक्ट किया गया है उसमें अंतर है। दंड के स्वरूप जो पैसा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उसको करके उसमें नहीं देखना चाहिए। और वो डाटा जो है वो सामूहिक संग्रह का है कि पूरा संग्रह 1 लाख करोड़ का हुआ है, उसमें उनका बाइफर्केशन नहीं है। राजनीतिक जो वो है उसमें अगर विचार अपना दिया जाए तो वो राजनीतिक का काम है। ग्रास रूट पे जो भी पार्टीज़ हैं वो सरकार की गलत नीतियों को ही प्रसारित करते हैं और उनकी भूमिका भी वही है। सरकार से सवाल पूछना, सरकार के कार्यों पे या गलतियों पे उंगली रखना, उनको दर्पण दिखाना, ये उनका काम है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति ही वही है। किसी भी विरोधी की, किसी भी पार्टी की, उसका भी यही उद्देश्य है कि राष्ट्र के लोग और राष्ट्र के जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर वर्क करें। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको डोमिनेट करना चाह रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलती को बताने वाला आपका विपक्षी जो है वो आपका शुभचिंतक है, उसको उस तरह से लेना चाहिए। गलती है तो वो बता रहा है, नहीं होता तो नहीं बताता। बिल्कुल, विपक्षी जो है अपनी बात कह रहे हैं और उनकी बात को कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने भी जो है बड़ी बखूबी से संज्ञान में लिया है। निर्मला सीतारमण जी का एक और बयान आता है, उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो जीएसटी के दायरे में शामिल करने में केंद्र सरकार के स्तर से ही रोड़े आ रहे हैं और बीच में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही जो है वो हस्तक्षेप कर रही है। जो विपक्षी कह रहे हैं वो स्वयं हमारी वित्त मंत्री कह दे रही है, उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये तो पहले दिन से, फर्स्ट डे से ही सबको पता है कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम पदार्थ से ही होता है और जो टैक्स स्लैब है वहाँ आज की डेट में 60-70% तक पहुँच चुका है। उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का हिस्सा है और हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि हम पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में जाने दें, क्योंकि उनसे उसको डायरेक्ट टैक्स मिलता है, उनका स्वयं का रेवेन्यू है जो उनके मिलता है और मैक्सिमम मिलता है और उनको उस पर नियम बना के मैक्सिमम टैक्स वसूलने का अधिकार है। ये पेट्रोलियम पदार्थ को अगर जीएसटी में ले जाते हैं तो इनका रेवेन्यू घटेगा, टैक्स स्लैब घटेगा। तो वो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार में कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है जो स्वतः कहे कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में ले जाया जाए। शुरू में ऐसा लगा था कि कुछ वर्षों के बाद पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में लाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसे सरकार की कोई विचारधारा या कोई वक्तव्य देखने को नहीं मिल रहा है कि वो पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में ले जाना चाहते हैं। अगर पेट्रोलियम पदार्थ के टैक्सेशन को जीएसटी में ले जाते हैं तो ग्रास रूट पे उपभोक्ताओं को उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहाँ रुकेगा इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अभी आए दिन उसके रेट बढ़ रहे हैं। आपने कह दिया कि हमारा मूल्य पे कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट क्रूड ऑयल जो कच्चा पदार्थ मिलता है उसके रेट जो इंटरनेशनली फिक्स होते हैं उस पे हम निर्धारित करते हैं और कंपनियों का वो अपना वो है। लेकिन टैक्सेशन जो है वो तो राज्य और केंद्र का विषय है।
हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके टैक्स प्रणाली को, अगर उसके टैक्स रेट को कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को मिलना है। लेकिन अभी जो ये है कि आवश्यकता की चीज़ है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा के वसूली की जा सकती है, तो ये चीज़ सरकार कर रही है और दोनों सरकारें कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। सर एक और प्रश्न था मेरा कि यदि टीके पर पूरे 5% की छूट दे दी जाती है तो टीका मैन्युफैक्चरर को कच्चे माल पर दिए गए टैक्स के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ है वह नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत अपने ग्राहकों से और नागरिकों से वसूलेगा। ये आप किस दृष्टि से देखते हैं? अगर इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल हमारे माध्यम से कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं और जो आम लोगों को समझ में आता है उसमें थोड़ी सी अंतर है। एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर ऐसा कोई निर्माता जो किसी वस्तु का निर्माण करता है और एक्ट के थ्रू उसको टैक्स फ्री बनाया गया है, तो उसके कच्चे माल पर जो टैक्स वो देता है उसकी आईटीसी मिलती है, और आईटीसी अगर वो किसी टैक्स फ्री माल को करमुक्त वस्तु को बना के मार्केट में ले जाता है, तो जो आईटीसी है वो व्यापारी को या मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफंड के रूप में उस पैसे को दे देती है। तो उससे टीके की लागत के बढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। टीके का लागत और टैक्स प्रणाली अलग अलग चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल टैक्सेबल आएगा अगर वो टैक्स पेड करके आएगा। अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मटेरियल्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं, तो वहाँ अलग देश का कानून लगता है, वहाँ अलग देश के कानून से टैक्स आता है, और भारत में आने के बाद वो चीज़ भारत के कानून के हिसाब से फिर रेगुलेट होती है। तो आयातित माल के टैक्स प्रणाली पे तो ज़रूर जो उपभोक्ता है उस पर असर पड़ेगा, उसका मूल्य जो है वो बढ़ेगा और उसका भुगतान जो है वो कस्टमर्स को ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल कंट्री के अंदर अगर कोई कच्चा पदार्थ मिल रहा है, वो टैक्सेबल है, हैवी टैक्स ड्यूटी पे करके आया है और उससे पदार्थ बन रहा है और वो करमुक्त है, तो उससे उसके वैल्यू पे, मूल्य पे कोई वृद्धि नहीं हो। सर बतौर विशेषज्ञ क्या जीएसटी से महंगाई बढ़ी है? जीएसटी से महंगाई बढ़ी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जीएसटी से महंगाई बढ़ाने का जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद चीज़ों को बारीक से देखा जाए तो उनका मूल्य बढ़ा नहीं है, वो परिस्थिति जन्य चीज़ें हैं। चीज़ों की जो उपलब्धता है या हमारी पेइंग कैपेसिटी है, जब हम जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो जब किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और उस चैन में जितने लोगों को जोड़ते हैं उनको प्रॉफिट देते हैं। जिस भी वस्तु को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में जितने भी यूज़र वो चेन का इस्तेमाल होगा, उस वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होगा। जीएसटी टैक्स जो है वो टैक्स स्लैब को कम किया है। पहले की जो टैक्स प्रणाली थी उसमें अलग अलग टैक्स था, अलग अलग चीज़ें थी, वहाँ चीज़ें महंगी थी। आज महंगाई जो है टैक्स प्रणाली की वजह से हुई है ये नहीं है, उसके कारण और भी हैं, और चीज़ें हैं। श्रम महंगा हुआ है, लेबर कास्ट महंगी हुई है, रॉ मटेरियल्स जो है, कच्चे पदार्थ जो, उसमें सिर्फ टैक्स की वजह से, जीएसटी की वजह से बढ़ा है ये नहीं है, और सारे कारण हैं। जीएसटी उसमें एक कारण है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन कर प्रणाली की जो प्रवृत्ति है उससे हमको नहीं लगता है, एज ए टैक्स विशेषज्ञ हमको नहीं लगता कि जीएसटी टैक्स की वजह से किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया है या महंगाई आ गई है। पेट्रोलियम की महंगाई आप देख रहे हैं तो वो जीएसटी में है नहीं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लगातार महंगा हो रहा है, तो आप भी कह रहे हैं कि वो तो जीएसटी में है नहीं। तो जीएसटी में अगर जो वस्तुएं हैं उसके मूल्य में वृद्धि हुआ है तो उसके अन्य कारण हैं, टैक्स कारण नहीं है। विशेषज्ञ और टैक्स कंसल्टेंट और अधिवक्ता, तीन उपाधियों को आप सुशोभित करते हैं। आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत राय या व्यक्तिगत विचार कि हाँ सरकार को ऐसा अगर इस नीति के तहत चले तो उसमें व्यापारी भी खुश रहेंगे, आम जनता भी खुश रहेगी, और जो जिस तरह से आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात कही है और जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सारे लोगों की आपने बखूबी जो बात कही है, सारों को लाभ मिलेगा। कुछ आपका विशेष राय किस तरह से इस चेंज हो जाए या यह बदलाव हो जाए जिससे सारी चीज़ें सुगमता से चलती चली जाए? देखिए प्रणव सर, अभी जो हमारा अपना अवलोकन है, हमको ये लगता है कि राष्ट्र में जो सरकार है उस सरकार के अंदर टीम भावना से काम करने की जो भावना है वो कम है।
यहाँ श्रेय जो है वो एक व्यक्ति को ही जाए, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से, पहले कार्यकाल से ही लगता था, लेकिन पहले कार्यकाल में चीज़ें थीं, कुछ प्रबुद्ध लोग थे जिनकी बातें सुनी जाती थी, जिनको लोग अवसर देते थे, उनके विचारों को स्वीकार करते थे और उस पर काम करते थे। आज की डेट में देखा जाए तो हर चीज़ को हर स्तर पे प्रमोट करने के लिए हमारे सरकार के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर मोदी जी ही हैं। वो वैक्सीन का भी प्रचार करेंगे, वैक्सीन के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, वो शिक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, वो टैक्स के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। दूसरा कोई चेहरा ऐसा सरकार का नहीं है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लोग हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता और इससे उनकी भावनाओं को ठेस हो लग रही है और वो फ्रंट पे जाके सुझाव देने और चीज़ों को बताने की स्थिति में हमको लगता है कि नहीं है। समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए टीम भावना से प्रयास किया जाए। ग्रास रूट पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके विचार लिए जाएं, जो व्यापारी हैं उनसे संपर्क किया जाए। इनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये अवधारणा चली है, लोग प्रचार किए हैं, लोग मिले हैं, लेकिन उनकी समस्याओं से रूबरू होने के बाद समस्याएं आगे प्रेरित नहीं की गई। अगर आगे प्रेषित की जाती, लोग उस पर विचार करते और जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, वो अगर उस समस्याओं से रूबरू होकर और सरकार के जो प्रशासन के लोग जो एक्शन लेने की स्थिति में हैं, वो उस कमी को समझ के उसको जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रेशर बनाते लोगों के ऊपर, सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऊपर, तो आता। अभी क्या है, अभी देखिए जीएसटी के पंजीयन में किसी भी प्रोफेशनल के अथेंटिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करपवंचन उसमें शुरू में बढ़ा, ई वे बिल की व्यवस्था नहीं थी, करपवंचन उसमें शुरू से बढ़ा, धीरे धीरे रोके, उसको कंट्रोल किए। लेकिन क्या ये नियम बनाने वाले लोगों को पहले नहीं पता था कि सेम डेट में किसी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास पात्र हो, जो लोगों के साथ सामंजस्य बना के अपना काम कर रहा हो, उसको इसमें अटैच किया जाए, उससे विचार लिया जाए, उसको अथेंटिकेट कराने के लिए अवसर दिया जाए। वो अवसर मिलता, वो अथेंटिकेट करता। जैसे कोई प्रोफेशनल है, एक एडवोकेट्स है, उसके पास 20, 25, 50, 100, 200 जैसी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है, वैसे उसके पास एसएससी हैं। उन एसएससीयों को वो पिछले लास्ट एक्ट में अथेंटिकेट करता था, उसकी जिम्मेदारी उससे होती थी और वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता था कि ये व्यापारी हमारा यहाँ का है और यहाँ इससे मिला जा सकता है। अगर वो करपवंचन किया है तो वो उसे मिलाता था और सरकार का सहयोग करता था और टैक्स की वसूली हो जाती थी। आज की डेट में हम अगर सपोज कीजिए हम आज कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अथेंटिकेट करने का हमें कोई पावर नहीं है। हमें जब कोई पावर नहीं तो हम अथेंटिकेट नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी कहीं इन्वॉल्व नहीं करते। तो कल को जब गवर्नमेंट को वो करपवंचन कर लेता है और वो लोग ढूंढते हैं उसको, तो नहीं मिलता है। बोकस जिससे कहते हैं बोकस रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बोकस रजिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल जो पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से रजिस्ट्रेशन विभाग में काम कर रहा है, एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, तो वो नहीं चाहता किसी बोकस आदमी को इंट्रोड्यूस करा दें जो करपवंचन करके बैठ जाएं, विलुप्त हो जाएं, सरकार का नुकसान हो। सरकार से मेरा यही सुझाव है कि आप आने वाले समय में जो चीज़ें कर रहे हैं, अभी देखिए, अभी हाल में ही आप जून में इनकम टैक्स के भी पोर्टल को चेंज कर दिया गया। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये आपके विषय से इतर चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चूँकि विशेषज्ञ हूँ और समस्याओं से जूझ रहा हूँ। चूँकि आपने कहा कि सरकार को क्या सुझाव देंगे, तो सरकार के सुझाव के रूप में एक आदमी जो पहले दी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में फेल्योर साबित हुआ है, पूरी तरह से फेल है, जिसकी आए दिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और लोग रूबरू भी करा रहे हैं। जीएसटी के कंप्लायंस के संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने भी सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि ये वर्क ठीक से नहीं कर रहा है और हमें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत हैं, इसको ठीक कराया जाएगा। क्या उन्हीं को देना जरूरी था? वो पोर्टल फिर आज उनको दे दिए और अब आप अगली मीटिंग जब कभी करेंगे, आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज की समस्याओं से रूबरू होते हैं और उसको अपने माध्यम से सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में आप ये भी इंटरव्यू करना चाहेंगे कि क्या इनकम टैक्स का पोर्टल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आज ही हम बता देना चाहते हैं कि सरकार जो है वो क्यों ऐसे फेल्योर लोगों को, जो फेल्योर थे, जो आप 4 साल पहले जिनको कोई पोर्टल दिए कि इसको संभालिए, इसको वेल डेवलप कीजिए जिससे स्मूथ कंप्लायंस को किया जा सके, प्रोफेशनल व्यापारी सारे खुश रहें, और वो नहीं कर पाए,
तो क्या फिर उन्हीं को दूसरी चीज़ें देनी जरूरी थी? आज की डेट में हम जो जीएसटी के पोर्टल को कोस रहे थे, वही हम इनकम टैक्स के पोर्टल को कोसने की स्थिति में हम आ चुके हैं। तो इस पे विशेष ध्यान दें कि पोर्टल या चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मोदी जी का अपना सपना भी है कि हम सारे चीज़ों का डिजिटलाइजेशन करेंगे। उस डिजिटल को करने के संबंध में प्रबुद्ध लोगों को वो अवसर दें। अगर वो समस्याएं जल्दी से जल्दी उसको सुदृढ़ कर लेते हैं तो नो डाउट कि सरकार की मंशा नहीं है कि हमारे देश के लोग परेशान हों। उनकी मंशा स्पष्ट है कि हम हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को अपनी व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वो अपने उद्देश्य में सफल हैं, लेकिन उसका अनुपालन कराने वाले लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जो लोग बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा जो है वो सरकार पहचान नहीं पा रही है और वो इनके कंप्लायंस को फेल्योर कर रहे हैं। सरकार उनको पहचाने, उस कमियों को दूर करे और आगे स्मूथ चलना ही है। बिल्कुल, कार्यक्रम का अंतिम है और मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सुगमता से करने में विफल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की एक यात्रा होती है, उत्तर प्रदेश में वो आते हैं। उन्होंने सर एक बयान दिया, उनका कहना था कि उनकी सैलरी 5 लाख है और 2.25 लाख वो टैक्स ही दे देते हैं। तो जो मध्यम वर्ग है और जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उनकी सैलरी से भी अगर देखा जाए तो उनकी सैलरी कहीं ना कहीं एक तरीके से कम है। उनके जो ये बयान दिया गया है उसको कितना तर्कसंगत आप अपने दृष्टि से मानते हैं? इस पे तो कोई प्रश्न करना, कोई अवलोकन करना हम जैसे लोगों के लिए सक्षमता नहीं है, लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो हमें महामहिम की किस व्यवस्था में, किस जगह पे, कैसे इवेंट्स में उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वक्तव्य क्या दिया है, इस पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की पारिश्रमिक के बारे में जानने की किसी की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति हैं। वो अगर किसी मंच पे जाके कहते हैं कि मेरी मासिक सैलरी 5 लाख है और इसमें इतना टैक्स कट जाता है, इससे ज़्यादा तो कोई शिक्षक बचाता है, इस पे हमारा अपना कोई वो नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम इनके इस वक्तव्य पे कोई अपना विचार नहीं रखना चाहते हैं वो सही है या गलत है। हम हमेशा यही कहना चाहते हैं कि हमें वो देखना चाहिए कि अवसर कैसा था जब उन्होंने कहा। बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो टैक्स प्रणाली की बात है, उनको अपने जो सेक्रेटरीट है, जो उनके प्रोफेशनल्स हैं, जो उनको चीज़ों से अवगत कराते हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या 5 लाख के मासिक सैलरी पे 3 लाख या 2.25 लाख का शायद था, वो टैक्स बनता है क्या? वो नहीं बनता है। वो उनसे संपर्क करेंगे। अगर पूछते हैं, इन सब चीज़ों पे बातचीत आप लोग या मीडिया के लोग अगर कर रहे हैं तो उन तक बात पहुंचेगी। अगर उनसे पूछेंगे तो ये तथ्य निराधार होगा और वो भी निराधार होगा। तब भी मेरा ये कहना है कि वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ कहे हैं, ये उनकी अपनी उस व्यवस्था को, परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल, हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे सत्येंद्र मिश्रा जी और आप वस्तु एवं सेवा कर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं गोरखपुर में, और आपके पास जो अनुभव है वो लगभग 20 वर्षों का है और आप बड़े बखूबी तरीके से किस तरीके से अपने आप को सम्मिलित करना चाहिए, जो भी काउंसिल हो रही है, जीएसटी की काउंसिल हो रही है, अधिवक्ताओं को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए और प्रबुद्ध वर्गों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे जो जीएसटी प्रणाली है और जो काम है वो भी सुगमता से हो, ऐसा कहना था सत्येंद्र मिश्रा जी का। हम ऐसे और भी विषयों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और लोगों से रूबरू कराएंगे ताकि जो आम जन की समस्या है वो हम आप तक पहुंचा सकें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।